शाम ढलने को थी। हिमाचल की घाटियों में बसे हुए उस छोटे से गांव में लोगों की दिनचर्या समाप्त हो रही थी। किसान खेत में काम खत्म करके अपने अपने घर लौट चुके थे। अब उनके हुक्का पानी का वक्त हो रहा था। गांव से कुछ दूर के पहाड़ी जंगल में उस अनोखे दानव की अभी नींद खुल ही रही थी। ऐसे दुर्गम जगह पे रहने वाला ये दानव हर शाम सोमनगर के खेतों में अपनी भूख मिटाने चला जाता था। लेकिन आज किसानों ने उसे अनाज का भेंट नहीं चढ़ाया था। उसकी चमकीली आंखों में क्रोध और हैवानियत साफ झलक रही थी। शायद आज गांव वालों पर उसका प्रकोप बरसने वाला था। रात के 10 बज रहे थे। सोमनगर में दूर से ही लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही थी। गांव नेशनल हाईवे से में बहुत दूर नहीं था, फिर भी पहाड़ी प्रदेश में होने के कारण रास्ता रात होते ही सुनसान हो गए थे। गली के नुक्कड़ के पास खड़े दो युवक रामू और मनोज जुम्मन चाचा की दुकान पे चाय पीते पीते राजनीति पे चर्चा कर रहे थे। अरे सरकार इतने स्कीमें बनाती है, 24 घंटे बिजली देंगे, फलाना दमकाना। फिर भी रात में 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं रहती। आज के जमाने में भी लालटेन जलाना पड़ रहा है। टेंशन क्यों लेते हो चाचा? अभी बारिश का मौसम है, इसीलिए रात को बिजली कटती रहती है। वैसे इस बार बहुत तगड़ी फसल होगी, बारिश अच्छी खासी हुई है इस बार। जुम्मन चाचा थोड़े दुखी स्वर में बोले। इस बार का हमारा तो मुश्किल ही लग रहा है बिटवा। फसल ज्यादा अच्छी नहीं होगी लग रहा। कीटनाशक काहे नहीं छिड़कते हो चाचा? खाद से फसल बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वक्त तो लगेगा ही। अरे ना बिटवा, हमरी फसल खाद से ही बढ़े तो अच्छा रहता है। भले ही वक्त लगे, लेकिन अनाज की क्वालिटी भी तो बढ़िया मिलेगी। तभी ऑटो वाला राजू ने दुकान के सामने हड़बड़ाते हुए ऑटो रोका। अरे रामू, तू यहाँ खड़ा है, वहाँ तेरी फसल को ना जाने क्या हुआ है। क्या हुआ है बे? पता नहीं, मैं ऑटो लेकर तेरे खेत के पास से निकल रहा था, तभी मैंने देखा पूरी की पूरी फसल सड़ गई थी। उन दोनों के बीच में एकदम से मनोज बोल पड़ा। क्या रे राजू, पीकर आया है क्या? ऐसे कैसे सड़ जाएगी फसल? अगर ये मजाक है तो ठीक नहीं होगा राजू, कहे देता हूँ। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। राजू सर पे हाथ रखकर बोला। अरे अपने अम्मा की कसम, मजाक नहीं है। मैं तुझे दिखा के लाऊं। रामू ने चाय का कप वहीं रख दिया और राजू के ऑटो में जाकर बैठ गया। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। रुक, मेरा भी दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, मैं भी आता हूँ। राजू ने रामू के खेत के पास ले जाकर ऑटो रोक दी। घुप अंधेरे में केवल ऑटो की हेडलाइट में फसल का कुछ हिस्सा दिख रहा था। रामू, जुम्मन चाचा और मनोज खेत की तरफ बढ़े, जबकि राजू अपनी ऑटो में ही बैठा रहा। सामने का नजारा देखकर रामू का दिल बैठ गया। वह पूरे रास्ते मनाते हुए आया था कि काश राजू की बात झूठ निकले, लेकिन ऐसा नहीं थी। उसकी पूरी की पूरी फसल वाकई में सड़ गई थी। रामू को इस सदमे से उभरने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक जुम्मन चाचा उसका गिरेबान पकड़ लिए। सच सच बताना रामू, क्या तूने इस बार अपना हिस्सा गांव के बाहर रखा था? रामू चुप रहा, उससे कोई जवाब देते हुए नहीं बना। वह जुम्मन से नजरें चुराने लगा। चुप काहे है बुर्बक? जवाब दे। तूने गांव के बाहर हिस्सा रखा था कि नहीं? वाह, वो इस बार दरअसल मैं भूल गया था चाचा। क्या भूल गया हरामखोर? भूल गया कि साल के इस वक्त हमें अपनी फसल का एक हिस्सा खेत से काटकर गांव के बाहर रखते हैं ताकि गांव में पिशाच का प्रकोप ना फैले। अब तू तो मरेगा ही, साथ में पूरा गांव भी मरेगा। वो पिशाच किसी को नहीं छोड़ेगा। जो रामू थोड़ा सा घबराया सा था,
अब उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। कौन सा पिशाच चाचा? किस पिशाच के खौफ से सब हर बार फसल का आधा हिस्सा गांव के बाहर रखाते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा उस पिशाच को। फिर मैं क्यों इस अफवाह के चलते अपनी मेहनत का आधा हिस्सा जंगली जानवरों को दे आऊं? अरे मूर्ख इंसान, पिशाच तूने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमेशा सब लोग नियम से इस रिवाज का पालन करते आए हैं। ना जाने इस बार क्या होगा, सोचकर ही मेरा दिल कांपे जा रहा है। मैं सब बस मनगढ़ंत कहानियां है। मुझे यकीन है गांव के ही किसी व्यक्ति ने मेरी फसल में कोई रसायन डालकर इसे बर्बाद किया है। जिसे तू काल्पनिक पिशाच कह रहा है ना, गांव वाले उसे फसल का देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। हमारा ये मानना है कि पैशाचिक शक्तियों की वजह से ही हम कम बारिश में भी इस गांव की फसल बेहतरीन पाते हैं। बदले में पिशाच बस एक फसल का हिस्सा चाहता है। तुझे एक हिस्सा देने में इतनी तकलीफ हो गया? बात सिर्फ एक हिस्से की नहीं है जुम्मन चाचा। अगर गांव वाले ऐसी बेतुकी बात पर यकीन करना चाहते हैं तो करें। आप सभी लोगों से एक ही उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं ना। मैं नहीं मानता किसी फसल देवता को, जिसको जो करना है कर ले। अरे अब तुम लोग को क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? तभी रामू को गुस्से से घूरते मनोज और जुम्मन की आंखों में डर नजर आने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। रामू को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। किसी की तेज सांसों को वह ठीक अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। इससे पहले कि वह पूरी तरह पीछे मुड़ पाता, तेज धार वाले नाखून उसकी गर्दन काटते चले गए। उसके आसपास की पूरी फसल खून से लाल रंग चुकी थी और उसका कटा हुआ सर शरीर से अलग होकर पड़ा था। जुम्मन चाचा और मनोज बुरी तरह से चीखते हुए ऑटो की तरफ भागे जो खेत के पास खड़ी थी। ए राजू, ऑटो स्टार्ट कर। राजू बिना किसी प्रक्रिया दिए अपनी सीट पे आराम से बैठा था। जुम्मन चाचा और मनोज जल्दी से ऑटो में बैठ गए। राजू ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पिशाच का जिक्र सुनकर भी उसके चेहरे पे घबराहट के कोई भाव नहीं आए थे। राजू, तुझे सदमा लगा है क्या? जल्दी ऑटो स्टार्ट कर वरना हम सब भी मारे जाएंगे। राजू ने धीरे से अपना सर घुमाया। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जुम्मन चाचा और मनोज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक विशालकाय भयानक हाथ ऑटो के अंदर बैठे जुम्मन की गर्दन पे जाकर थम गया। जुम्मन ने लाख कोशिश की छूटने की, लेकिन वो हाथ उसे खींचकर ऑटो के बाहर घसीट के ले गया। मनोज तुरंत ऑटो से निकलकर जुम्मन की मदद करने भागा, लेकिन ऑटो की रोशनी में उसने जो नजारा देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। 8 फीट का गहरी काली त्वचा वाला डरावना प्राणी जुम्मन के ऊपर पूरी तरह झुका हुआ था। पूरे वातावरण में झिंगुरों की आवाज के साथ जुम्मन की गर्दन का मांस चबाए जाने की आवाज आ रही थी। जुम्मन का शरीर थोड़ी देर तक छटपटा रहा और कुछ देर में शांत हो गया। ऐसा भयानक दृश्य देखकर मनोज डर के मारे कांप उठा था। अचानक उस भयानक पिशाच ने जुम्मन की गर्दन में मांस उधेड़ना बंद कर दिया। उसे भी पीछे खड़े मनोज की उपस्थिति का आभास हो गया था। वो एकदम से उठा और मनोज की तरफ बढ़ने लगा। मनोज भी अपने पीछे की तरफ मुड़ा और पूरी ताकत के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो 8 फीट का पिशाच असामान्य रूप से तेज निकला। उसका भयानक पंजा भागते हुए मनोज की छाती चीरकर आर पार हो गया। मनोज के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वो भी वही ढेर हो गया। ऑटो में निश्चिंत बैठा राजू यह सब देख रहा था। मौत के इस तांडव के बाद वो ऑटो से बाहर निकला और पिशाच के पास जाकर पहले अपना सर झुकाकर उसका अभिनंदन किया और अपने घुटनों पे बैठ गया। हे फसल के देवता, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपको 3 व्यक्तियों की बलि मिल चुकी है, जिनमें से एक ने सालों पहले बने नियम का उल्लंघन भी किया था। उम्मीद है इसके रक्त ने आपका क्रोध को शांत किया हो। अब बस इस गांव पर रहम खाइएगा।
आगे से कोई भी जंगल के बाहर फसल ना रखने की गलती नहीं करेगा। पहली और आखिरी भूल समझकर गांव वालों को एक मौका और दे दीजिए। पिशाच कुछ पल रुका। उसने अपना भयानक हाथ उठाकर राजू के सर पे रख दिया, मानो उससे सहमति जता रहा हो। इसके बाद वो मुड़ा और अविश्वसनीय गति से भागते हुए उसी अंधकार में गुम हो गया जहां से वो आया था। राजू भी अपना ऑटो लेकर वापस चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।